वंश और श्रीधर संसतीगंज से शहर में मजदूरी करने आए थे। ज्यादा तनख्वाह वाली नौकरी तो मिली नहीं। इस वास्ते वे एक सस्ते किराए वाले मकान की तलाश में थे। उनकी ही फैक्ट्री में काम करने वाले सरवन ने उन्हें एक दोस्त जीवन का पता दिया और कहा, जीवन के पास 2 कमरे एक्स्ट्रा हैं, एक न एक जरूर खाली होगा और 1000-1200 में वो दे भी देगा। जब वंश और श्रीधर जीवन के घर पहुंचे और बताया कि सरवन के माध्यम से आए हैं, तो जीवन ने कहा, अरे यार, आप लोग अगर 2 घंटे पहले आए होते तो मैं जरूर कमरा किराए पर दे देता, लेकिन अभी अभी दोनों के दोनों कमरे किराए पर चढ़ गए। माफ करना भाई। वंश ने पूछा, जीवन भाई, पीछे भी तो एक कमरा है। जीवन ने कहा, अरे उसकी बात ही मत कीजिए। जब वंश और श्रीधर जिद करने लगे तो जीवन ने उकता कर कहा, देखिए, अगर आप लोग इतनी जिद कर रहे हैं और आप लोगों को किराए का मकान नहीं मिल रहा है, तो फिलहाल आप लोग इस कमरे को ले लीजिए, मगर मकान ढूंढते रहिए। जितनी जल्दी हो सके ये मकान छोड़ दीजिएगा। थोड़ी देर रुककर उसने फिर कहा, एक बात कान खोलकर सुन लीजिए। रात को 9:30-10 बजे के बाद गलती से भी कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर न निकलिएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। कोई गलती आपने की तो उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वंश और श्रीधर ने उससे निश्चिंत रहने के लिए कहा और बात तय हो गई। जब दूसरे दिन वंश और श्रीधर सामान वगैरह लेकर आए तो जीवन ने कहा, यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस उस शर्त का ध्यान रखना। शाम को श्रीधर तो फैक्ट्री के काम के बाद इतनी थकान महसूस कर रहा था कि बिस्तर पर पड़ते ही तुरंत खर्राटे भरने लगा। लेकिन वंश को नींद नहीं आ रही थी। वह सोने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे चीखने चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। लग रहा था कई लोग भाग रहे हों। उसने खिड़की का पर्दा थोड़ा सा खिसका कर देखा तो थोड़ी दूर पर कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे इकट्ठा भागे जा रहे थे। उधर लगभग 1 आध किलोमीटर दूर नदी का किनारा था। उस तरफ अंधेरा भी काफी था। लोगों के चेहरे उसे साफ नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनकी चीखें साफ सुनाई दे रही थीं। वंश घबरा गया। वह बिस्तर के पास आकर श्रीधर को जगाने की कोशिश करने लगा, पर श्रीधर इतनी गहरी नींद में था कि उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। वह उसी तरह खर्राटे भरता रहा। वंश एक बार फिर खिड़की की ओर दौड़ा। फिर उसे वैसे ही स्याह अंधेरे में लोग भागते दिखाई दिए। उसने ध्यान से सुनने की कोशिश की, लोग शायद बाढ़ की बात करते हुए भाग रहे थे। उसने एक आवाज सुनी, भागो भागो, नदी में पानी बढ़ता जा रहा है, कोई नहीं बचेगा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि जीवन और बाकी दोनों कमरे में जो लोग थे उनको कोई दिक्कत ही नहीं हो रही थी। उसने खिड़की से सटकर जीवन को पुकारने की कोशिश भी की, पर कोई जवाब नहीं आया। वह बिस्तर पर आकर सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में जैसे तैसे उसे नींद आ गई। सुबह उठते ही उसने श्रीधर को रात वाली बात बताई। फिर वंश और श्रीधर ने जीवन के पास जाकर पूरा माजरा सुनाया। सुनते ही जीवन के चेहरे पर भय के निशान दिखने लगे। उसने कहा, इसलिए मैं कहता था कि उस कमरे को खोलना उचित नहीं होगा। भलाई इसी में है कि वो कमरा तुम लोग आज के आज खाली कर दो। परंतु वंश और श्रीधर ने बताया कि उसी दिन उनको साप्ताहिक तनख्वाह मिलने वाली थी। वंश ने कहा, जीवन भाई, शाम तक हम लोग लौट आएंगे और शाम को ही हम लोग कमरा खाली कर देंगे। जीवन इस पर राजी हो गया। लेकिन जिस बात का डर था वही हुआ। उस दिन शाम तक मौसम काफी खराब हो गया। पहले तो बहुत तेज अंधड़ चलने लगा। फिर शाम 5:30 के आसपास मूसलाधार बारिश होने लगी। वंश और श्रीधर को वापस लौटते हुए लगभग 8 बज गए। अब उस वक्त से कहीं जाना मुश्किल था।
जीवन ने कहा, देखो भाई, आप लोग सरवन के परिचय से आए हो, इसलिए बस एक रात के लिए मुझे आप लोगों का रुकना मंजूर है। कल सुबह ही कमरा खाली कर देना। थोड़ा रुक कर उसने फिर कहा, और हाँ, जल्दी से खा पी कर सो जाना, कल की तरह खिड़की से झांकने मत लगना। रात को वंश और श्रीधर कुछ देर तक बातें करते रहे। फिर श्रीधर सो गया, लेकिन वंश की आंखों से नींद गायब थी। उसे कल की बात याद आ रही थी। वो यह सोच रहा था कि वापस गांव ही लौट जाना अच्छा रहेगा या दूसरे कमरे की तलाश कर कुछ दिन और नौकरी करना ठीक रहेगा। ये सोचते सोचते वह लेट गया। तभी फिर से चीखने की आवाजें उसके कानों में धीरे धीरे सुनाई पड़ने लगीं। लेकिन इस बार एक अंतर था। उसे लगा, आवाजें ज्यादा दूर नहीं हैं। चीखों से वंश डर गया। भागने वालों के कदमों की आहट उसे बिल्कुल पास में सुनाई पड़ रही थी। उसने कांपते हाथों से खिड़की का पर्दा हटाया और उसने देखा उसकी खिड़की के बिल्कुल बगल से लोग चीखते चिल्लाते भाग रहे थे। लग रहा था उनकी जान पर बन आई है। चीख पुकार कोलाहल का माहौल था। सिर्फ उनके चेहरे उसे दिखाई नहीं दे रहे थे। वंश समझ गया कि उसके साथ कुछ गलत होने वाला है। इसलिए उसने खिड़की के पर्दे को धीरे धीरे वापस खिसकाना शुरू कर दिया। मगर तभी एक अजीब बात हुई। उसने देखा कि भागती हुई भीड़ में एक साया ऐसा था जो उसकी खिड़की के पास आकर धीरे धीरे रुक गया। साये ने अपना चेहरा घुमाया। वंश को स्पष्ट तो नहीं दिखा पर अंधेरे में भी उसने पहचान लिया। ये रत्ना थी। वे लोग गांव में उसके पड़ोसी हुआ करते थे। पर 2-2.5 साल पहले रत्ना का परिवार गांव छोड़कर चला गया था। रत्ना खिड़की से बस 4-5 कदम की दूरी पर ही थी। उसकी पीठ पर एक नवजात बच्चा कपड़े से बंधा हुआ था और जोर से चिल्लाकर रो रहा था। बच्चे की चीख से आसपास का वातावरण डरावना हो रहा था। रत्ना ने खरखराती हुई आवाज में कहा, वंश भैया, हम लोगों को बचा लो, नहीं तो हम सब लोग डूब जाएंगे। जल्दी करो, तुम भी आ जाओ, जल्दी आओ। ये सुनकर वंश तुरंत दरवाजे पर गया और दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलने की आवाज से श्रीधर की नींद खुल गई। जब उसने देखा कि वंश ने दरवाजा खोल दिया है तो वह बिस्तर से कूदकर नीचे आया और उसने वंश का हाथ पकड़ लिया। उसने देखा कि वंश का एक हाथ दरवाजे के बाहर है। उसने पूरी ताकत से वंश का हाथ अंदर खींचा, मगर ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग वंश का दूसरा हाथ पकड़कर बाहर की ओर खींच रहे हों। श्रीधर पसीने पसीने हुआ जा रहा था। तभी उसने देखा टेबल पर हनुमान चालीसा पड़ा हुआ है। उसने दूसरे हाथ से हनुमान चालीसा को उठा लिया और पूरी ताकत से वंश को अंदर की ओर खींचा। इस बार वह सफल हो गया। वंश अंदर आकर धड़ाम से गिरा और ऐसा लगा जैसे हवा का एक तेज झोंका दरवाजों को झंझोरते हुए निकल गया हो। श्रीधर ने दौड़कर दरवाजा बंद किया। दोनों दोस्त रात भर हनुमान चालीसा पढ़ते रहे। सुबह की पहली किरण के साथ ही वे दोनों अपना सामान बांधने लगे। जब थोड़ा और उजाला हो गया तब दोनों जीवन से मिलकर और सारी बातें बताकर निकल गए। जाते जाते दोनों ने जीवन से पूछा, इस कमरे का बाढ़ के साथ क्या कनेक्शन है? जीवन ने कहा, लगभग 2.5 साल पहले गांव में भयंकर बाढ़ आई थी। नदी का पानी खतरे के निशान से काफी ऊपर बहने लगा। जो लोग भाग पाए उनकी जिंदगी तो बच गई, मगर सैकड़ों लोग मरखप गए। इस कमरे में 4 लोगों का एक परिवार भाड़े पर रहता था। वे लोग भी नहीं बच पाए। जब हमारा परिवार भाग रहा था तो हमने उन्हें बहुत समझाया, मगर उन लोगों ने देर कर दी। वो परिवार कहाँ से आया था? श्रीधर ने पूछा। कोई संसतीगंज गांव है, वहीं से आए थे।